अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। आज हमारा हफ्तावार प्रोग्राम शाहीन साहबाई साहब के साथ, और बड़ी गर्मा गर्म डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आपने देखा है पिछले हफ्ते में भी, और अपोजिशन का जो मामला है वो चल रहा है। नवाज शरीफ ने एक अजीब सा उधम मचाया हुआ है पूरे पाकिस्तान में, और साथ साथ फिर जो उनकी पार्टी के दूसरे लोग हैं, अब वो भी खबरों में आना शुरू हो गए हैं। वो सोच रहे थे कि हम क्यों पीछे रहें। तो अयाज सादिक का मामला हुआ, आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने असेंबली में जो बयान दिया उसका इम्पैक्ट हुआ, और किस तरीके से इंडियन मीडिया ने उसको लिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि लेटेस्ट जो रिपोर्ट है वो ये है कि खुर्रम दस्तगीर जो हैं, उन्होंने भी ये कह दिया जनाब ये बिल्कुल ठीक है, हम उसको बैक करते हैं, और इस तरह की जो चीज़ें अगर आप खुलेंगे तो मजीद उसमें जो है वो एम्बेरसमेंट्स आपको हो सकती हैं। तो ये हो क्या रहा है, इसका जरा तजिया करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही सीनियर हमारे सहाफ़ी, हमारे दोस्त सीनियर जनाब शाहीन सबाई साहब। शाहीन साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया सरार आपका मेहरबान। शाहीन भाई, ये जो मामला आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो प्ले बुक अगर आप देखें कि ओपोजिशन की जो प्ले बुक है उसमें बीइंग ए जर्नलिस्ट आप क्या फील कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या उनके सामने चेस बोर्ड के ऊपर क्या है, क्या गेम क्या खेली जा रही है, क्या उनका माइंड सेट जो है वो क्या कह रहा है, इस वक्त चाहते क्या है? बिल्कुल, आपने बड़ा पर्टिनेंट और रेलेवेंट सवाल किया। अभी मेरी 2-3 दोस्तों से बात हो रही थी पाकिस्तान में भी, और एग्जैक्टली यही मैंने पूछा कि जी इनका गेम प्लान क्या है, एक तरह से क्या चाहते क्या है ये गेम प्लान। जैसे आपने बात, उन्होंने कहा जी गेम प्लान सिर्फ एक ही है कि जी हमारी जान छोड़ दो तो बस सब ठीक है, वरना हम ब्लैकमेल करते रहेंगे। अच्छा, मतलब इन शॉर्ट अगर आप कुछ शॉर्ट आंसर सुनना है कि जी क्या गेम प्लान है उनका, तो सिर्फ ब्लैकमेल का प्लान है। ब्लैकमेल ब्लैकमेल ब्लैकमेल, और इस हद तक ब्लैकमेल करो कि जब तक आप मजबूर ना हो जाए कि अच्छा यार इनसे जान छुड़ाओ और इनको छोड़ो। तो उनका तो प्लान ये है। ठीक। मगर ये कि अभी तक जितनी भी उन्होंने कोशिश की है, खुद नवाज शरीफ ने कोशिश कर ली, मरियम ने कोशिश कर ली, फिर आपने जैसे कहा अयाज सादिक साहब ने बीच में आके कोशिश कर ली, अब एक और खुर्रम दस्तगीर साहब आ गए, उन्होंने एक नया जो थ्रेट दी है वो चल नहीं रही। असल में बात यह है कि पहले जो भी स्टैब्लिशमेंट होती थी या उसमें जो भी लोग होते थे, कुछ इनके हक में होते थे और कुछ उनकी खिलाफ होते थे। तो वो ये जब ब्लैकमेल वगैरह करते थे तो वो फिर लोग मामला संभाल लेते थे कि यार चलो इनको इतना प्रेस ना करो कि ये बिल्कुल ही हमें एम्बेरस करना शुरू कर दे। अब उन्होंने वो एम्बेरस करना शुरू कर दिया, और बड़ी हद तक कर दिया। अब इस हद तक कर दिया कि अब वो वापस आने की पोजीशन में भी नहीं है मेरे ख्याल। तो अब वो तो बंद गली जिसे हम कहते हैं ना, बंद गली में अब है। अब आप एक छोटी सी बिल्ली को आप एक कोने में ले जाके आप उसको अटैक करें तो फिर आखिर में आके वो भी आपको पंजे मारने शुरू कर देती है। वो ये सिचुएशन बन गई है। अब जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने बात की है, बड़ी ही मतलब है कि रिग्रेटेबल बात है कि आप एक डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि शायद इनको देखें। अब आप ये डिफेंस मिनिस्टर साहब जो है ये इस तरह की बात कर रहे हैं कि अगर आपने ये और बात की इस मसले पे अयाज सादिक के, तो मैं भी वहां मौजूद था और बहुत सारी चीजें खुलेंगी। क्या मतलब है इसका भाई? कि मतलब ये है कि मैं फिर और एम्बेरस करूंगा आपको, और आप सीक्रेट्स और बताएंगे। तो इस यानी ओपन ब्लैकमेल है। उसका उसका जवाब उनकी तरफ से जब तक नहीं आएगा स्ट्रॉन्ग किस्म का जवाब, तो 2-3 दफा पब्लिकली तो आ गया है। यानी आपने वो ISPR को भी देख लिया और उन्होंने जवाब भी दे दिया, और इनके जो बयानिया था उसको भी रिजेक्ट कर दिया कि जी हमारे रैंक एंड फाइल में कोई डिफरेंस नहीं है, आप पूरे इंस्टीट्यूशन को अटैक कर रहे हैं। वो सब तो हो गया, लेकिन ये कि अब अयाज सादिक ने जो कुछ किया था उसके ऊपर इनको कोई ना कोई इफेक्टिव एक स्टेप लेना पड़ेगा। या तो उनको आप गवर्नमेंट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट डिस्क्वालीफाई कराए कि आपने बदनाम किया है। ये हमारे आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है कि अगर मैं आपको बताता हूँ जी, ये जो है ये आर्टिकल 63 है, और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विच सेज, उसका 63G है
he is propagating any opinion or acting in any manner prejudicial to the ideology of Pakistan or the sovereignty, integrity, or security of Pakistan, or morality or the maintenance of public order, or the integrity or independence of the judiciary of Pakistan, or which defames or brings into ridicule the judiciary or the armed forces of Pakistan, or was amended in 18th Amendment. ये फिर आगे जाके दूसरी भी इसकी क्लॉजेस हैं, लेकिन यही पॉइंट में कह रहे थे कि अगर आप डिफेम करेंगे जुडिशरी को और आर्म फोर्सेस को, जी हाँ, तो इन्होंने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बयान दिया। अब इसमें डिफेम और कितना करेंगे कि आप, अगर आपको देखना है कि कितना डिफेम हुआ है, तो आप कोई सा इंडियन चैनल लगाएगा, आपको पता चल जाएगा बिल्कुल बिल्कुल डिफेम हुए या क्या हुआ है। तो इनके खिलाफ कोई ना कोई एक स्ट्रिक्ट एक्शन, लीगल एक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन लेना बहुत जरूरी है और पड़ेगा, और जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज रुकनी चाहिए। ये वरना तो आप फिर किसी को भी आप डिफेंस सिक्योरिटी की ब्रीफिंग में और किसी सीक्रेट ब्रीफिंग में आप इनको बिठा के तो इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर ये हाल है इनका, डिफेंस मिनिस्टर का ये हाल है, स्पीकर का ये हाल है, प्राइम मिनिस्टर का ये हाल है, तो फिर किस तरह इन लोगों को आप बिठाएंगे और किस तरह ये चलेंगे साथ सिस्टम में? तो फिर नहीं, तो फिर जो अभी आप जो कह रहे हैं वो ये है कि आइंदा से इन लोगों को नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी मीटिंग्स हो उनमें ना बुलाया जाए। बिल्कुल, अगर यही इनका एटीट्यूड रहा कि जी अगर वो 2 साल पहले की बातें आज वो एज ए ब्लैकमेल यूज कर रहे हैं, एज ए थ्रेट यूज कर रहे हैं आपके खिलाफ, तो आज अगर आप उनको बुलाएंगे तो वो कल फिर वो यही करेंगे। मतलब है कि हाउ डू यू ट्रस्ट, मतलब है कि एक ट्रस्ट का इश्यू बीच में पड़ गया ना, कि आपने ओथ भी लिया, आप ओथ की वायलेशन कर रहे हैं, अपने जो सीक्रेट जो नेशनल सिक्योरिटी की बात है आपको बताई गई है वो आप रिवील कर रहे हैं, दुश्मनों को आप मौका दे रहे हैं कि जी वो आपके ऊपर हंसे और ठट्टा करें, मजाक उड़ाए। तो दिस शुड नॉट बी अलाउड, दिस कैन नॉट बी अलाउड। लेकिन वो ये कहते हैं, जब मतलब लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट, वो ये कहते हैं जनाब के ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स हैं हमारी। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि फौज का रोल जो है वो नहीं होना चाहिए उसमें। हम और तो कुछ मांग ही नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे आप इसको लेके जाएं और इसको रीड करें कि जैसे हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, दैट्स इट। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो होती है, लेकिन ये जब प्राइम मिनिस्टर थे और जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन किसी ने आके की, तो ये उनका उस वक्त काम था कि जी ये वही प्राइवेट मीटिंग में बैठ के कहते कि जी ये बात आपकी हम नहीं मान सकते, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और आप इसको नहीं करें, वही रोकते ना आप। उस वक्त तो आप सारी बातें मानते गए, जब आपके ऊपर फंस गए एक जाके जो भी अब जिस तरह भी डेवलप हुआ, सारा सिचुएशन जो भी डेवलप हुई उसमें फंस गए। अब वो आप बैक टू द फ्यूचर आप जा रहे हैं कि जी मैं फलानी बात आपको बता दूंगा, फलाना सीक्रेट बता दूंगा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल आपने किया, 2 साल पहले किया, कारगिल में किया, फलानी जगह। और भाई उस वक्त आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगर डिफेंडर आप हैं तो आपको उस वक्त ही पॉइंट आउट करना चाहिए कि जी अगर कोई आपसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात करता है तो आप वही रोक दें, और फिर एक जो भी क्राइसिस होगा उसको अंदर ही सॉल्व करें। या तो वो पीछे हट जाएंगे जो कर रहे हैं, या अगर वो नहीं रुकते तो आप फिर उसका एक पॉलिटिकल एक्शन ले, आप जाके पब्लिक से कहें कि जी ये हमसे ये डिमांड कर रहे हैं और हम ये नहीं चला सकते, हम जा रहे हैं या इस्तीफा दे रहे हैं या इलेक्शन करा रहे हैं या इनको हटा रहे हैं या जो भी करना है मतलब करें। तो लेकिन तरीका तो वही है। इसमें एक चीज जो है वो जो नजर आ रही है वो ये है कि इन्होंने जो भी गेम बनाई है वो बड़ी वेल ऑर्केस्ट्रेटेड लग रही है। वो इसलिए कि देखिए कि अगर तो स्टेट रिएक्ट करती है और रिएक्ट इन मैनर करती है कि जो सख्ती करती है, फॉर एग्जांपल, तो फिर ये इंटरनेशनल एक्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो कहेंगे जी कि देखें वहां पे डेमोक्रेसी के ऊपर ये कर दिया, कदगन लग गई, और जनाब बेसिक ह्यूमन फ्रीडम्स जो हैं वो खत्म हो गई, ये हो गया वो हो गया। और अगर नहीं करती है तो फिर इनको स्पेस मिलती चली जाएगी। तो ये तो इनको तो दोनों चीजें में बड़ी सूटेबिलिटी है इनकी। नहीं, ये बात आपकी सही है कि जी इन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो उन्होंने अपना सारा सिचुएशन देख के, अपने इंटरेस्ट देख के, अपनी कौन से कोने में फंसे हुए हैं, कितने बुरी तरह फंसे हुए हैं, किस किस केस में फंसे हुए हैं, क्या क्या इनका हशर हो चुका है अंदर की कहानी तो उनको ज्यादा पता है। मगर ये कि अब अभी और बहुत सारी केसेस जो है वो चल रहे हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो आएंगे। तो ये स्ट्रेटजी तो इन्होंने अपने सिचुएशन को देख के बनाई है और अपने फायदे के लिए बनाई है। लेकिन जो दूसरी काउंटर स्ट्रेटजी जो है
वो तो बनानी है स्टेट ने, और वो बनानी है गवर्नमेंट ने, और वो बनानी है इसको काउंटर करने के लिए। और उसका एक ही तरीका है, कोई काम ऐसा स्टेट को नहीं करना चाहिए जो कि लगे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अनडेमोक्रेटिक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जी आप आर्म फोर्सेस को, जुडिशरी को डिफेम नहीं करेंगे। आपने किया, अब ये ले जाए कोर्ट में, फौरी तौर पे ले जाए कि जी ये इन्होंने खड़े होकर बात की है और ये डिफेम इन्होंने किया, इनको आप यहां से निकालें। और अयाज सादिक भी उसमें आते हैं, और शायद नवाज शरीफ तो खैर है ही नहीं उसमें, तो वो उनका तो खैर अभी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल रोल तो है नहीं। लेकिन ये कि लेकिन अयाज सादिक के बारे में तो कुछ अफवाहें भी चल रही थी कि शायद उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक तो कोई नहीं मिली, ऑफिशियल खबर तो अभी कोई नहीं आई है, लेकिन ये बातें चल रही हैं कि कोई ना कोई एक्शन सोचा जा रहा है, और सोचना चाहिए उनको कि भाई अगर इस तरह की बड़ी बात उन्होंने की है एक हाउस के अंदर खड़े होके, और एक फॉर्मर स्पीकर के तौर पर देखे ना, जाहिर है उनकी अयाज सादिक कौन है, वो तो एक नॉर्मल, वो थे जब तक वो असेंबली में नहीं आए थे तो ही वाज नोबडी। और वो हम उनको जानते हैं, उनकी फैमिली को भी जानते हैं। हमारे अफजल खान साहब थे जो एपीपी के, उन फैमिली में उनके शादियां भी हुई हैं, उनके काफी वो पुराने ताल्लुकात भी रहे। लेकिन जब से ये नून लीग में गए हैं और जब से वो फिर स्पीकर बने हैं, और जब से वो अब उन्होंने ये एक एटीट्यूड लिया है जो कि बहुत ही समझ में किसी के नहीं आ रहा कि जी उनकी फैमिली वालों के भी और दूसरों के भी, कि ये इन्होंने क्यों ऐसा किया है। क्या किसी प्रेशर में किया है, या किसी इंसाइटमेंट या लालच में, या उसमें किया है? ये वैसे एक वाज इट अ बर्स्ट, स्पर ऑफ द मोमेंट था, या इट वाज अ प्री प्लान थिंग, क्या था ये? नहीं सर, ये इस तरह की बात, एक बड़ा कूल आदमी, वो उनका समझा जाता है कि जी सादिक साहब जो है बड़े एक कूल है, इसीलिए उनको स्पीकर बनाया गया था कि वो, और उन्होंने चलाया भी असेंबली को ठीक, कि जी वो एक्साइट नहीं होंगे दूसरों से, वो प्रेशर में नहीं आएंगे, अपने ठंडे तरीके से हर एक को साथ लेके चलेंगे। तो उन्होंने किया वो। अब अचानक आके वो फौज के खिलाफ इस तरह का एक बयान दे दें कि जी ये तो पूरी की पूरी फौज के काम आगे कांप रही थी, तो ये तो मतलब है कि अनलेस देयर इज अ डीप थिंकिंग बिहाइंड इट, इस तरह नहीं हो सकता। और आज आपने देख लिया कि जी वो खुर्रम दस्तगीर साहब जो है वो भी फरमा रहे हैं कि जी इस बात तो को, इसका मतलब है कि ये पीएमएलएन दबा क्यों दे भाई, एक बात उन्होंने की उसको दबा कैसे दे? वो कहते हैं और आएंगी तो आए, अगर आपके पास है तो लाए, क्यों नहीं लाए? जब वक्त था जब क्यों नहीं लाए? तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि फिर ये पीएमएलएन की ऑफिशियल पॉलिसी है इस वक्त जो वो फॉलो कर रहे हैं, और बिल्कुल अगर ना होती तो या तो इनको डिसोन किया जाता, या उसकी कोई डिनाइल आती, कुछ भी नहीं आया, कॉन्ट्रडिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं आई। नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन तो वो नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो इनको डिसऑन करें तो फिर इनके लिए कोई बात करने वाला भी नहीं खड़ा होगा, क्योंकि फिर वो लंदन से ही बात करेंगे, और लंदन की बात की तो आपको पता है कि ना वो टीवी पे आती है, ना वो अब असेंबली जो इनकी मीटिंग है उसमें भी आएगी, वो पता नहीं उनका क्या असर होगा। लेकिन ये कि अल्ताफ भाई का जो असर हमारे सामने है वही होगा। अब एक पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान थी, अब एक पीएमएल पाकिस्तान बन जाएगी, और इसमें गुडी गुडी लोग जो है वो आ जाएंगे। चौधरी निसार साहब को देखें आप, वो आजकल क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल है बड़े वो एक्टिव हुए में एक्टिव होंगे और बड़े एक्साइटेड होंगे और बड़े तैयारी वैयारी कर रहे होंगे, कोई कपड़े शपड़े सरी कर रहे होंगे ताकि वो भी कहीं मैदान में आए, क्योंकि इसलिए कि उनका मौका, उनका चांस आ रहा है और मौका भी उनका आ रहा है, और बहुत सारे लोग उनके साथ शामिल हो जाएंगे। तो वो फिर ये अल्टीमेट जो हम समझते हैं ना कि जी इनका एक अंजाम क्या होना है, वो यही इस तरह की पार्टियों का, फिर जब आप कोने में जाएं और एक ऐसी पोजीशन ले लें कि जहां से आप वापस ना आ सकें, तो फिर यही अंजाम होता है। जैसा कि चौधरी निसार साहब, इसका मतलब है कि अगर हेड करते हैं तो फिर एक फायदा तो उनको ये हो सकता है कि पीएमएलएन का नाम जो है वो एन बदलेगा नहीं, वो पीएमएलएन निसार हो जाएगी, वो नहीं रहेगा। बिल्कुल सही है, हाँ, वो पीएमएलएन यही रहेगा। मगर ये कि इस वक्त मेरा ख्याल है कोशिश होनी चाहिए, और शायद होएगी भी, कि मरियम साहिबा कोशिश ये करें कि जी पीएमएलएन की प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो है शहबाज साहब के पास, जी, तो पार्टी भी उनके नाम पे रजिस्टर्ड है, उनके नाम पे। उसको वो किसी तरीके से अगर वो अपने नाम पे करा लें तो फिर उनके हाथ में एक लीवर आ जाएगा, ग्रिप आ जाएगा कि जी लोगों को कंट्रोल करना, और कोई इधर उधर ना हो और जाए ना आए ना। वो उनके हाथ में अभी है नहीं, और शहबाज साहब भी उनके हाथ में अभी नहीं आ रहे।
और अगर निसार साहब भी आ गए और शहबाज साहब और निसार साहब दोनों ने मिलकर ये प्लान बना लिया कि जी ठीक है, मैं तो जेल में बैठा हूं, आप पार्टी चलाएं, मैं इधर ही बैठा हूं जब तक मेरे केस फारिग नहीं होते। लेकिन एक बात देखिए, सबको हमें मिलकर करनी चाहिए। इतने लोगों के खिलाफ केसेस हैं, इतने लीडर्स के खिलाफ केसेस हैं, इतने बड़े बड़े केसेस हैं, और वो सब पार्टी भी चला रहे हैं, पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इस इश्यू को एक बाइफरकेट करना चाहिए। भाई जिसके खिलाफ केसेस हैं, आप अलग हो जाए, केसेस क्लियर हो के फिर आप पॉलिटिक्स करें। बिल्कुल ठीक, फेयर इनफ। या ये कि अगर आप पॉलिटिक्स करनी है तो केसेस को जल्दी किया जाए, जिस तरह की चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि अब डे टू डे करें कि ये मामला लॉजिकल एंड पे पहुंचे। किसी के खिलाफ चार्ज है, सबूत हो गया, साबित हो गया, ठीक है, नहीं हुआ, आप आ जाए वापस जी। लेकिन ये कि अगर ये लटकता रहे बिल्कुल और ओपन रहे तो हर चीज फिर वो डिसाइड गड़बड़ हो जाती है। डिसाइड नहीं कर सकते आप कि जी क्या करना है, किसको लाना है, किसको नहीं। अब निसार साहब के खिलाफ कोई केस नहीं है, उनको ले आए, लाके आप करें पॉलिटिक्स, जितनी मर्जी करना है उनको, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो इस वक्त जो है इसमें मरियम जो है वो क्या सोच रही है, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ को मिलना, वो क्योंकि मुझे पता चला है कि पंजाब गवर्नमेंट को उन्होंने वो एप्लीकेशन दे दी है कि वो मिलना चाहती हैं शहबाज शरीफ से, तो क्या उनको मिल के कहेंगी कि जी मैं पार्टी अपने नाम पे रजिस्टर करवाना चाह रही हूँ, या आप आराम से तसल्ली रखें और ये सब कुछ खत्म हो गया और अब हमारी ये बारी है, अब हम इसको चलाएंगे और मेरी बारी होगी, मैं इसको कंप्रोमाइज नहीं कर सकती इसके ऊपर। ठीक है, ये तो अब उनके जहन में है कि क्या करना है उन्होंने, लेकिन मिलना है उन्होंने, ठीक है, मिलना चाहिए, मिलने देना चाहिए उनको। उनका सबसे बड़ा, आप अगर पुट योरसेल्फ इन हर शूज, ठीक है, उनका सबसे बड़ा इशू ये होगा कि जी पार्टी मेरे हाथ में अभी तक नहीं है, मैं पार्टी की डिफैक्टो जिसे कहते हैं कि जी एक प्रैक्टिकली मैं पार्टी के लीडर हूं और मैं सब लोगों से मिल रही हूं और एपीसीज में जा रही हूं और जलसों में तकरीर कर रही हूं, पार्टी की लीडर मैं फेस तो मैं हूं। लेकिन एक्चुअल पार्टी का कंट्रोल जो है, लीगल कंट्रोल जो है, इलेक्शन कमीशन में कंट्रोल जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोल जो है, वो उनके पास नहीं है। ही इज ओनली अ वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी कोई और है, प्रेसिडेंट कोई और है। तो पहला उनका इंटरेस्ट ये होगा कि किसी तरह ये पार्टी मेरे हाथ में आए, और वो मेरा तो ख्याल है कि बिल्कुल ये बात डिस्कस होगी। वो कहेंगे कि जी आप तो जेल में हैं, आप अगर नहीं आना चाहते सामने तो आप फिर ये आप रिजाइन कर दें और हम फिर दोबारा इलेक्शन करा लेते हैं, और जो भी करते हैं, जिस तरीके से भी करना चाहे वो अपना एग्रीमेंट करें अपना। लेकिन पहला उनका टारगेट यही होगा कि पार्टी लीगली उनके कंट्रोल में आए, ताकि ये बाकी लोग जो है वो फिर उनको उनके उसमें आ जाए, कंट्रोल में आ जाए। ये जो आपने बात की है इसमें मुझे याद है कुछ दिन पहले चौधरी फवाद हुसैन साहब जो हैं, वो आजकल वैसे भी बड़े न्यूज में, वो भी उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर हम चाहते तो 2 साल पहले से ही इनके हिस्से बखरे हो जाते, हमने इसके ऊपर असल में कुछ काम नहीं किया, हमने रेजिस्ट किया लोगों को। तो क्या आप समझते हैं कि नाउ इज द टाइम कि जब अब हम ये चीजें देखनी शुरू कर देंगे प्रैक्टिकली कि इनके हिस्से बखरे हो जाएंगे, और चूंकि काफी सारे लोग पहले भी पिछली मीटिंग में नहीं गए, तो एक वाज़ेह तौर पर जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं वो टूट जाएंगे इनमें से? देखिए, एक चीज तो हमारे सामने आई है ना खुल के, कि जब भी कोई क्रिटिकल लॉ पास करने की जरूरत होती है असेंबली से, और वो नेशनल इंटरेस्ट में और स्टेट के इंटरेस्ट में होता है, जैसे फाटफ के कानून थे, जॉइंट सेशन बुलाया गया क्योंकि उनको पता था कि सेनेट में तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, तो जॉइंट सेशन बुलाया गया। उस जॉइंट सेशन में तकरीबन 40 लोग इनके गायब हो गए। अब वो 40 लोग, कोई अचानक सबको कोई कोरोना या कोई बीमारी या कोई फ्लू या कोई मेरी तरह कोई बुखार उखार तो नहीं हो गया? हाँ, ठीक बात। और वो सब मौजूद थे, वहां असेंबली के अंदर मौजूद थे, पार्टी मीटिंग में बैठे हुए थे जो अंदर लॉबीज में। जब वोटिंग हुई तो वो सब गायब हो गए। तो इनको भी पता है कि इनके ऊपर कई दूसरे जो लोग हैं उनका इन्फ्लुएंस है और इनके कंट्रोल में नहीं है लोग। जब वक्त पड़ता है तो फिर इनके कंट्रोल में लोग नहीं रहते। जिस तरह बलूचिस्तान में हुआ, जिस तरह सेनेट के इलेक्शन में हुआ, सेनेट के जो चेयरमैन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त पे हुआ, सब चीजें फेल हो गई, इसलिए कि इनके लोग इनके कंट्रोल में नहीं आते।
तो अब 2 साल पहले अगर उनको करना चाहिए था तो वो कर लेते, मगर पता नहीं कि उसका क्या रिजल्ट निकलता। लेकिन अब तो आस्ता आस्ता खुद पार्टी वाले सोच रहे हैं कि जी जो लाइन इन्होंने ले ली है और जितनी ये आगे चले गए हैं, इससे वापस आना इनके लिए तो मुश्किल है। तो अब हम क्या करें, हम किधर जाए? मरियम साहब अभी उनकी लाइन पे चल रही है, शहबाज साहब एक कोने में जाके बैठ गए, लीडर कोई है नहीं, बाकी लोगों को कोई मानता नहीं है। पार्टी मेरे तो ख्याल है कि अंदर जो टोटल डिसरे होगा इस पार्टी में, क्या तो करें? डिसअरे की जो बात आप कर रहे हैं, तो फिर तो जो आप पहले बात कर रहे थे उसके तो फिर बहुत ही रियलिस्टिक ऑप्शन है कि जो निसार साहब जो हैं वो एक्टिव हों, और या उनको एक्टिव किया जाए जिस तरह भी है, तो वो आए और उनके लिए तो बड़ी जबरदस्त जमीन तैयार है, और वो आए और इसको टेक ओवर करें। मेरा ख्याल है अगर उसमें उनमें इतनी हिम्मत है और वो सेहत उनकी ठीक है और वो अपना कोई रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं, तो बिल्कुल उनको इस वक्त आना चाहिए। इससे ज्यादा अच्छा तो उनको मौका कभी नहीं मिलेगा। इनकी पार्टी जो है, अगर PMLN ही रहे और पार्टी के ज्यादातर लोग साथ रहे, सिर्फ एक फैमिली का मसला है ना जी। असल बात यह है कि इस फैमिली से आपने अगर जान छुड़ाने का फैसला कर लिया है तो फिर आप मैदान में आए। अगर ये बहुत आपने बड़ा, अगर कह रहे हैं अगर इट्स अ तो बिग है, गिफ्ट, इट्स अ बिल्कुल बिग अगर है, गिफ्ट। बिल्कुल अगर है, लेकिन जो लोग देखिए कितने MNAs हैं, कितने MPs हैं, उन सबका इसमें स्टेक्स इन्वॉल्व है ना। हाँ, हाँ, सबने इलेक्शन लड़े हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके वो आए हैं, उनके अपनी पार्टी पॉलिटिक्स है, उनकी एरिया की पॉलिटिक्स है, सब अपने अपने कुछ ना कुछ अपने इलाके के लिए करना चाहते हैं। उन सबको आपने हाईजैक करके एक फैमिली और एक उसका वो होस्टेज बना दिया है। तो अगर कोई निकल के आता है और वो आके कहता है कि जी हम इससे जान छुड़ाते हैं, तो हिम्मत करें जी, आए। मौका इससे अच्छा तो कोई नहीं होगा मेरा ख्याल है। और पता नहीं शहबाज साहब भी शायद फिर कहें कि जी ठीक है, आप चलाएं तो हम भी आपके साथ साथ चलते हैं, कुछ थोड़ा बहुत जो भी कर सकते हैं वो उनके साथ करें। मगर ये कि ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जिन पे इल्जामात है वो एक तरफ होने चाहिए और बाकी लोगों को अपनी पॉलिटिक्स करने का मौका होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये जो ये अभी हमने स्टेटमेंट्स देखी हैं, इसके ऊपर जो रिएक्शन आया है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो कोई बहुत ज्यादा वो नहीं, सिर्फ 5-6 मिनट की उन्होंने एक रिएक्शन दिया है और उसके ऊपर कोई बात खास की नहीं है। कोई एक्टिव जो होता है ना कि क्रिटिसिज्म, वो भी उस तरह का नहीं है, सिर्फ एक उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दी है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि कब तक आप बर्दाश्त करेंगे? आपकी क्या इतलात हैं शाहीन भाई कि कब तक बर्दाश्त किया जाएगा ये जो एक अटैक शुरू हुआ है अपोजिशन की तरफ से एस्टेब्लिशमेंट पे, खासतौर पर फौज के हवाले से? कहां तक पेशेंस लेवल होगा उनका, कहां तक बर्दाश्त करेंगे? देखिए, ये आपने कहा कि जी वो उन्होंने रिएक्शन दिया है फौज ने, और खुद बताते खुद एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट का या एक पॉलिटिकल पोजीशन का रिएक्शन देना फौज के लिए ये भी एक बहुत बड़ी बात है। पहले कभी ये नहीं होता था। मगर इसमें मैं एक बात जरूर करूंगा कि जी गवर्नमेंट जो है हमारी, उसमें भी एक शख्स हैं जिनका नाम है डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो कि इंचार्ज है सारी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान के। वो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं। बिल्कुल। वो किधर हैं? वो क्यों नहीं आते सामने आके? वो क्यों नहीं डिफेंड करते अपनी जो फोर्सेस हैं उनको? और वो किस दुनिया में वो गायब है? क्यों, क्या कर रहे हैं वो? ये काम उनका था। वेरी पर्टिनेंट पॉइंट एक्चुअली। पॉलिटिकल जवाब, पॉलिटिकल अटैक का जवाब पॉलिटिकल लोगों को देना चाहिए, और उनको देना चाहिए था, डिफेंस मिनिस्टर साहब को देना चाहिए था इस वक्त जो है। वो क्योंकि गायब है और प्रेशर हर तरफ से बढ़ रहा था, तो फौज वाले खुद आ गए सामने। लेकिन वो बड़े तहम्मुल से और बड़ा एक छोटा सा, और उन्होंने जवाब दिया, लेकिन बड़ा सब्सटेंशियल जवाब दिया। उन्होंने एक बात जो कही ना, मेरा ख्याल है जो वो कहना भी नहीं चाह रहे थे, जो उनसे सवाल जबरदस्ती पूछ लिया गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि जी हमारा रैंक और फाइल एक ही है, ऑफिसर, और उसमें कोई डिवीजन नहीं है। अगर आप हमारे ऑफिसर्स को अटैक करेंगे तो ये पूरे इंस्टीट्यूशन पे अटैक होगा। ये एक
एक ही इंस्टीट्यूशन है और एक ही है सब लोग, इसमें आप डिवाइड नहीं कर सकते, आप हमें डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब है उन्होंने इनडायरेक्टली बिल्कुल ये नवाज शरीफ को कह दिया कि जी आप ये कोशिश ना करें कि आप फौज में डिवीजन पैदा कर देंगे और कुछ लोग इधर हो जाएंगे कुछ लोग उधर आएंगे, कि ये नहीं होगा। तो ये बात तो उन्होंने मैसेज तो क्लियरली दे दिया। अब वो जिस तरीके से दिया, बड़े धीमे तरीके से दिया, बड़े आराम से दिया, वो बिल्कुल ठीक है। सही तरीका यही है कि वो उनको डायरेक्टली नहीं आना चाहिए, लेकिन जो पॉलिटिकल हमारी गवर्नमेंट के जो डिफेंस मिनिस्टर इनके इंचार्ज है वो किधर है, उनको आना चाहिए सामने, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और दें जवाब सारे, और जो भी अटैक करना है करें जिसमें करना है। लेकिन जो भी जवाब दें उसको जरा पहले सोच समझ के दिया करें, क्योंकि अभी मैं देख रहा था चौधरी फवाद साहब जो हैं उनके भी स्टेटमेंट को जिस तरह प्ले अप किया गया, हालांकि उन्होंने इस तरह नहीं दी थी स्टेटमेंट, लेकिन जाहिर है वो इंडियन मीडिया ने उसको पिक किया, और वो जनाब देखें उनके राजनाथ सिंह जो है वो भी लगे हुए हैं। कोऑर्डिनेशन का मसला मेरा ख्याल है बहुत है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। हाँ बस ये जितने डिफेंस के मैटर्स आ रहे हैं और जो अटैक हो रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस पे आपकी, इसका जवाब तो आपको डिफेंस मिनिस्ट्री से मिलना चाहिए। हाँ वो वहां से नहीं आता तो फिर कभी एक कोई मिनिस्टर कराची के खड़े हो जाते हैं, कभी फवाद साहब खड़े हो जाते हैं, कभी कोई, और फिर उसको ऐसी वो बात करते हैं कि जो लोग उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, या जो बात वो करी उन्होंने उसको दोनों तरफ से अगर लोग डिस्टॉर्ट करेंगे तो फिर आपकी गलती है ना, कि आप जरा बात करें तो क्लियरली करें। और लेकिन क्या आप समझिए शाहिद भाई, क्या आपका क्या ख्याल है कि जो अभी इस वक्त जो सिचुएशन नजर आ रही है, क्या स्टेट की या एस्टेब्लिशमेंट कह लें उनकी पेशेंस रन आउट कर रही है, या अभी वो मजीद सब्र करेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है पेशेंस कोई रन आउट नहीं करी। मेरी अभी एक दो दिन पहले प्राइम मिनिस्टर से भी एक एक्सचेंज हुई थी। मैंने कहा ये जो चल रहा है इसमें आप क्या कर रहे हैं, ये तो बड़ा बहुत वाजे होता जा रहा है मामला, कि इसको आपने रोकना है। तो उनका जवाब ये आया, बड़ा ब्रीफ से जवाब आया। उन्होंने कहा जी ये हम बिल्कुल कर रहे हैं, ये करेंगे। मसलन ये कि ये माफिया जितने हैं इन ये बहुत आगे बढ़ रहे हैं, इनको हमने रोकना है और हम रोकेंगे। और जो जवाब फौज ने दिया है और जो आईएसपीआर ने दिया है, और जो उसका मतलब भी ये है कि जी अब ये दोनों एक ही पेज पे हैं और अब कोई ना कोई एक्शन इनको करना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला हद से आगे बढ़ता जा रहा है और हाथ से निकलता जा रहा है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर एक नीचे का वर्कर भी खड़े होकर फौजियों को गालियां देने शुरू कर देगा। हालांकि वो जायज नहीं होगी, बिल्कुल गलत होगी, लेकिन ये कि आप उनको अलाउ करेंगे, स्पेस देंगे तो फिर वो करेगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और आपका क्या ख्याल है कि टू स्टार्ट विद जो इब्तदा है वो इसी अयाज सादिक से की जानी चाहिए? देखिए नवाज शरीफ का बयान भी गलत था, उसके बाद जो उन्होंने दूसरी तकनीक की अवैस नूरानी अवैस नूरानी ने जो बयान वो भी गलत था। दूसरे और लोगों की तकरीरें तो सामने ही नहीं आती, जो बलोच लीडर करते हैं, जो अचकजई करते हैं, जो वो भी मतलब है कोई इसी तरह की बातें करते हैं वो। तो ये सोच समझ के एक ऐसा तरीका करना चाहिए कि जी जिसने जो जो गलत बात की है उस सबको साथ लाके और सबको एक साथ करे। किसी में आइडेंटिफाई नहीं होना चाहिए कि जी ये टारगेटिंग कर रहे हैं आप या किसी को विक्टिमाइज कर रहे हैं। जिसने जो गलत बात की है, और आपके लीगल जो लॉ मिनिस्टर हैं, जो लोग हैं, वो कहते हैं कि जी हाँ ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ये गलत बात की है और इसमें वो पकड़े जाते हैं, उनको पकड़ना चाहिए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, नवाज शरीफ हो, ओवैस नूरानी हो, अयाज सादिक हो, कोई भी हो। मगर होना चाहिए एक प्रॉपर लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्स, और वही तरीका सही है कि लोग उसमें फिर कोई उंगलियां ना उठाएं। जब कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात करते हैं शाहीन भाई, तो उसमें तो फिर उसकी इंटरप्रिटेशन तो कोर्ट्स करेंगे, और कोर्ट्स का जो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने हैं, कि जो अभी केसेस में अभी देख लें, आप नैब को भी देख लें, हर तरफ से जो कोर्ट्स हैं हमारी, अभी जो वर्ल्ड जुडिशियल इंडेक्स आया है उसमें भी हमारी जो पोजीशन आपने देख लिया कि हम लोग रॉक बॉटम पे पहुंचे हुए हैं। तो उसको देखते हुए तो कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे तो कोई मुझे इस तरह का एक्शन होता हुआ नजर नहीं आता। बल्कि एक जगह पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो लोगों ने कहा जी कि हर चीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात करते हैं, अगर आपको पिक करना पड़ जाए बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्टेट तो फिर आप क्या करेंगे? ये भी तो एक इशू है ना। नहीं, देखिए आपका सवाल ठीक है, लेकिन आप प्रिज्यूम ये कर रहे हैं कि कोर्ट जो है वो सबको रिजेक्ट कर देंगी और इनके खिलाफ कोई फैसला नहीं करेंगी। आजकल तो ट्रैक रिकॉर्ड तो शाहीन भाई इसी तरह ही है। आपका प्रिजम्पशन सही मान लेते हैं कि ठीक है वो नहीं करेंगी, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड इनका है
और जो ये आप प्रिज्यूम कर रहे हैं कि जी ये करेंगे, तो ऑलरेडी जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसकी वजह से आप, जो अभी आपने बताया कि वो जो लिस्ट में कौन से नंबर पे है, नीचे से कितने ऊपर हैं या बिल्कुल नीचे हैं या कहाँ है, और अगर ये जो आपके प्रिजम्पशन बाकी भी अगर ठीक हुए तो फिर वो लिस्ट से मेरे ख्याल है नीचे से बाहर ही खड्डे में ही जाएंगे, और तो कोई रास्ता नहीं लिस्ट की आखिरी अगर स्टेज पे आप पहुंच गए। तो ये जुडिशरी के लिए भी ये अपना खुद उनका एक इंटेग्रिटी का और उनकी अपनी एक टेस्ट होगा कि जी हम हर वो काम ना करें जो बिल्कुल नजर आए कि जी ये गलत है और हम कहें कि जी नहीं ठीक है। हाँ, इस तरह यानी जुडिशरी का तो फिर कोई वकार ही नहीं रहेगा, ना कोई इंटेग्रिटी रहेगी, ना कोई उनकी बात सुनेगा, कहेंगे ये सारे जज ऐसे ही हैं, चलो जी फिर जाके शलवारें लटकाओ सुप्रीम कोर्ट की जो दीवार है उस पर, दीवारों के ऊपर। हाँ, बिल्कुल यही होगा फिर। अच्छा जी, ये साथ एक आधा क्वेश्चन भी ले लेते हैं। ये बरीरा साहबा ने हमें सवाल पूछा है कि डू यू सी एनी बिग चेंज इन इमरान खान कैबिनेट? जी बड़ा बिल्कुल रेलेवेंट सवाल पूछा है, और ये मैंने इमरान खान साहब से 2 दिन पहले यही सवाल पूछा था कि जी आपकी कैबिनेट में रिशफल बहुत अरसे से होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? तो उनका जवाब बिल्कुल यही था कि जी बिल्कुल चेंज हो गई और हम उस पर वर्क कर रहे हैं और मेरा ख्याल है जल्दी होगी। तो मैं जवाब बिल्कुल ये दूंगा कि हाँ एक्सपेक्ट करें कि ये जल्दी होगी। चलो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो प्रेजेंट कैबिनेट है उसको भी थोड़ी सी कोई नसीहत कर दें कि वो भी कुछ अपना काम कर ले, वो भी कुछ अपने अपने कोकून्स में से बाहर निकले और कुछ डिलीवर करने की कोशिश करे। सर सारे अल्लामे हैं, अब आलम फाजिल लोग हैं, अब उनको क्या नसीहत की जाए, लेकिन ये है कि जिनका काम है वो तो करे ना। अब हाँ, मसलन ये कि अगर डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर अटैक होते हैं और फौज पे अटैक होते हैं और जर्नलों के नाम लेके अटैक होते हैं, वजीर दिफा गायब तो है, फिर वजीर मिसिंग इन दिफा एक्शन। मिसिंग इन एक्शन क्यों है? आप भाई आप आए और आके जवाब दें, भाई ठीक है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट का काम ही होता है और करना चाहिए उनको। इसी तरह साइंस वाले मिनिस्टर साहब जो है, फवाद साहब हमारे बड़े दोस्त थे, उनको नहीं चाहिए कि वो फॉरेन अफेयर्स में घुसे, और फॉरेन अफेयर्स वालों को नहीं चाहिए कि वो इकोनॉमिक अफेयर्स में घुसे, और इस तरह की मतलब है कि कोऑर्डिनेशन कैबिनेट मीटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर। और दूसरी बात ये कि आखिर में जरा थोड़ा मुझे ये भी बताएं, मैं चाहता हूं कि इस पे आपकी ओपिनियन आए कि नवाज शरीफ को उधर से वापस लाने का जो एक मामला कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि हम पूरी कोशिश करेंगे उनको वापस लाने की। वो जो अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर आपको याद है वो आया था, वो तो एक टूथलेस किस्म का ऑर्डर है, उसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई बंदा अभी तक एक्स्ट्राडाइट नहीं हुआ। तो ये किस बुनियाद पे ये कह रहे हैं और कितना ये रियलिस्टिक है कि उनको वापस लाया जा सके? मेरा ख्याल है पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ये, और उनको देना चाहिए। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट के लिए बिल्कुल इनको लाना चाहिए, लाना जरूरी है। हम हर लेवल पे बात करेंगे, खुद मैं जाके बात करूंगा। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक कोई सिग्निफिकेंट बंदा लंदन से, चाहे यहाँ पाकिस्तान को तो छोड़ दे, आप किसी भी मुल्क से मेरा ख्याल है कि उन्होंने अगर वापस भेजा हो तो शायद ही कोई इक्का दुक्का कोई केस हो, किसी एक बरतानिया से नहीं बल्कि कई और मुल्कों नहीं, से भी, कहीं अगर कहीं से भी, तो ये एक बहुत मेजर पॉलिटिकल डिसीजन हो सकता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उनको वापस भेजना। और वो सिर्फ उस बेसिस पे हो सकता है अगर आप पाकिस्तान के हाथ में कोई ऐसा जबरदस्त लीवर है कि वो कह रहे हैं कि जी हमारी ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, आप इसको पूरा करें वरना हम मारे जाएंगे, तो उनसे कहें ठीक है हम ये पूरी करते हैं, आप ये हमारा काम करें। जैसा कि अमेरिका के साथ हमारा है कि जी अफगान डायलॉग हमने कराना है और उनको हमने मैनेज करना है, उनके साथ अगर हम कोई ऐसी इश्यू हो तो हमसे हम बार्गेन कर सकते हैं कि जी ठीक है हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, आप हमारी हेल्प करें, हमें ये बंदा चाहिए। आप शारजा में और दुबई में तो उनसे आप फोन करते हैं और वो आपकी पुलिस जाके उनको, वहां से आपकी पुलिस जाके पकड़ के ले आती है, ठीक बात। क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि ये अगर फौजियों का या जीएच का जब फोन आ गया है हमें कि ये बंदा चाहिए तो फिर हमें देना है। तो उस तरह की पोजीशन अगर बरतानिया के साथ अगर कोई है या हो सकती है तो फिर तो शायद आप सोचें, वरना मुश्किल है कि ये आएंगे, नहीं हो सकता। आखिर में आखिर में मुझे ये मुझे ये बताएं बताएं कि कि ये ये लास्ट वाला लास्ट वाला आखिर है। आंसर अच्छा, अच्छा ये ये स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके हिसाब से मुझे ये बताएं कि आपकी क्या उनसे डिमांड होगी कि इराक़ का जो मजाक बन चुका हुआ है अब उसको ख़त्म करने के लिए अब क्या एक्शन लेना चाहिए हमारी पाक अफवाज को, जिन्हें हम रोज़ सलाम भी करते हैं, सलूट भी करते हैं, उनकी कुर्बानियों को भी एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन जो लोग उनको आके इस तरह गालियां खुदा न खास्ता देते हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ बगावत के लिए उकसाने की कोशिश करते हैं, आपका क्या उनसे डिमांड होगी, क्या उनसे रिक्वेस्ट होगी कि पाक अफवाज को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए?
देखिए, रिस्पॉन्स तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि बिल्कुल लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जी आप अपनी जो रॉ आपके पास बंदूक की ताकत है उसको आप यूज करके और आप किसी को विक्टिमाइज कर रहे हैं। ये इंप्रेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके पास विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन द लीगल उसमें आपके पास जगह है, स्पेस है कि आप अपने लॉ मिनिस्टर से कि जी केस बनाए और फाइल करें केस, एफआईआर करते हैं या जो भी करते हैं या कोर्ट में करते हैं कि जी ये इन्होंने वायलेशन की है और आप हमें इसकी ऑर्डर करें कि जी ये इनकी सजा असेंबली से निकाल दें, इनको इनके ऊपर अरेस्ट करें, इन पे जो भी करना है जुर्माने का जो भी उसकी सजा बनती है, जो भी लॉ में लीगल तरीके से करें ताकि सवाल ना उठे और आपके ऊपर इल्जाम न लगे और एक्शन करें। देखिए, अगर आपको एक्शन करना होता है तो आप, जैसा कि मैंने पहले रेफर किया था कि फाटफ की जब वोटिंग होती है तो 50 लोग गायब हो जाते हैं। क्यों गायब हो जाते हैं? आपने कुछ बैकग्राउंड में किसी ने कोई ना कोई लॉबिंग तो की है ना। आप उसको लॉबिंग कह लें तो बड़ा सॉफ्ट वर्ड है, और भी कुछ और उसको आप कह सकते हैं अगर कहना चाहें। मगर जहां आप करना चाहते हैं वहां करते हैं, तो यहाँ भी करें। आप यहाँ भी करना पड़ेगा और विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अल्लाह करे कि ऐसा हो सके। शाहीन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और ये जो आपकी टॉक है, अल्लाह करे कि इसके ऊपर अमल भी हो सके और हम देखें कि इसके ऊपर एक्शन हुआ है और आइंदा किसी को जरूरत ना हो पाकिस्तान के जो खास तौर पे जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं उनको दाव पे लगाने की। बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम।